हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कोरियन फैंटेसी एक्शन फिल्म जिसका नाम है अलोंग विद द गॉड्स। कोरिया के एक बड़े शहर में एक बड़े बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। वहाँ होंग नाम का एक फायर फाइटर उस बिल्डिंग से कूद के एक बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, मगर उस रस्सी में आग लग गया था जिससे वो तेजी से जमीन पे गिरता है। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि वो जाग जाता है और बच्ची भी ठीक थी। वो उठता है और बच्ची के परिवार के पास जाता है ये देखने के लिए कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन वो कितना भी बात करे कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। अचानक उसे दूर से अपना नाम पुकारते हुए एक आवाज सुनाई देती है और देखता है कि दो लोग उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। होंग उन्हें गिरते हुए मलबे से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो जल्दी ही देखता है कि फायर फाइटर ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। अब जून नाम की लड़की होंग से बताती है कि वो मरने से पहले एक पैरागोन है, यानी कि प्रतिद्वंदी, और वो लोग सेवन ट्रायल ऑफ जजमेंट में उसकी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। अब दूसरा गार्डियन मैक उसे बताता है कि उनका लीडर इम्तिहान के लिए गेट पर उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें अभी यहाँ से जाना होगा। होंग ये सुन के काफी शौक में हो जाता है और अपने साथियों को उसके शव के पास रोते हुए देखता है और चिल्लाता है कि वो अभी नहीं मर सकता क्योंकि उसने अपनी माँ को देखना है। लेकिन उसका शरीर एक विशाल पोर्टल में जाने लगता है। होंग अपनी माँ को देखने के लिए चिल्लाता रहता है। गार्डियंस इस बात से प्रभावित होते हैं कि मृत्यु के बाद भी वो अपनी माँ की चिंता कर रहा है। फिर वो एक दूसरे डायमेंशन में पहुंचते हैं जहाँ हजारों लोग न्याय की दीवार की तरफ बढ़ रहे होते हैं और होंग की मुलाकात गार्डियन के लीडर रिम से होती है, जिसने पिछले शताब्दी में 47 आत्माओं को पुनर्जन्म लेने में मदद की थी। फिर उनका लीडर होंग को प्रतिद्वंदी बनने के लिए बधाई देता है, मगर होंग अपनी नजरें मोड़ लेता है और ये कहने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वे न्याय के द्वार से प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें लावा से भरे एक भयानक स्थान पे भेज दिया जाता है जिसे हत्या का पहाड़ भी कहा जाता है। मैं कुछ जगह को देख के चौंक जाता है और तुरंत होंग से सवाल करता है कि क्या उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी की हत्या की है, लेकिन होंग इस बात से इनकार करता है कि उसने कभी भी ऐसा भयानक काम नहीं किया। अब रिम बताता है कि इनडायरेक्टली भी अगर इसके कारण किसी की मृत्यु हुई है तो इसे इस परीक्षा से गुजरना होगा और यही कारण हो सकता है कि वो यहाँ है। होंग एक स्टेडियम में पहुंचता है जहाँ जमीन पे एक बड़े दरवाजे खुलते हैं जिसमें लावा से भरा एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है। जिन लोगों को दंडित किया जाता है वो लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आग के लावा के अंदर लगातार जलते रहते हैं। अब प्रोसिक्यूटर होंग पे ट्रायल शुरू करते हैं कि होंग के पास मौका होने के बावजूद भी उसने अपने साथियों को नहीं बचाया, जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत हो गई। वो मांग करते हैं कि अपने साथी को ना बचा पाने के पाप का प्रायश्चित करने के लिए होंग को 5 साल तक लावा के गड्ढे में दर्द सहना पड़े। रिम उस घटना में वास्तव में क्या हुआ था इसकी बारीकी से जांच करने का अनुरोध करके होंग को बचाने की कोशिश करता है। जाहिर तौर पर होंग ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं हटा पाया जिसके नीचे वो फायर फाइटर फंसा था। अब निराश होकर उसके साथी ने उससे कहा कि उसे छोड़ दे और दूसरे लोगों को बचाए, और होंग के इस निर्णय के कारण वो उस रात 8 लोगों को बचाने में कामयाब रहा। रिम तर्क देता है कि अपने दोस्त को पीछे छोड़ने का निर्णय पे उसके वीरता को ध्यान देना चाहिए और दूसरों की मदद करने में होंग की बहादुरी को देखते हुए न्यायाधीश उसे अपने आरोपों से मुक्त कर देते हैं और उसे अगले परीक्षा में जाने की अनुमति देते हैं। हालांकि होंग ने अपनी पहली सुनवाई जीत ली है, लेकिन वो अपने साथी की मृत्यु को याद करके प्रभावित होता है और वो जानना चाहता है कि गार्डियंस उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को पैरागॉन नहीं मानता। और ये पता चलता है कि गार्डियंस के अपने एजेंडे हैं, क्योंकि उन्होंने नर्क के राजा के साथ एक सौदा किया है जिसे योमरा कहा जाता है। यदि तीनों ने 49 मरे हुए आत्माओं को परीक्षा से गुजरने और सदी के भीतर पुनर्जन्म लेने में मदद करते हैं तो वो भी इंसान बन सकते हैं। अब वो इंडोलेंस यानी कि आलस्य के परीक्षा में पहुंचते हैं जहाँ चुन उन सभी कामों के बारे में बताती है जो होंग ने पूरे किए हैं। वो आदमी अपने जीवन में कभी भी आलसी नहीं रहा और चाहे वो कहीं भी गया हो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है, जैसे कि मधुमक्खी से लोगों को बचाना, बिल्डिंग पे अटकी बिल्ली को बचाना और लैम्बोर्गिनी पे गिर जाना। जज होंग के कामों से इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो गार्डियंस को उसकी मूर्ति बनाने का आदेश देती है। हालांकि जब वो पूछती है कि होंग ने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से क्यों जिया तो होंग जवाब देता है कि पैसों के लिए। ये जवाब सुन के जज तुरंत अपना फैसला बदल देती है और गार्डियंस को होंग को सजा देने के लिए कहती है, जहाँ एक बड़ी सी मशीन आलस्य के सभी दोषियों का पीछा करती है और उनकी हड्डियों को कुचल के मछलियों को खिला देती है। गार्डियंस अपना प्रतिद्वंदी की मदद करने की कोशिश करते हैं और देवी से उस व्यक्ति के जीवन पर करीब से नजर डालने की प्रार्थना करते हैं। होंग ने पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत की क्योंकि वो अपनी माँ का देखभाल करना चाहता था जो कि हमेशा बीमार रहती थी, और उसका भाई लॉ स्कूल जाना चाहता था। होंग इतना काम करता था कि वो अक्सर बीमार हो जाता था और वो पैसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं कमा रहा था। अब उस व्यक्ति की वास्तविक मानसा को समझने के बाद देवी को पता चलता है कि होंग दोषी नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने परिवार की मदद करना चाहता था। अब ग्रुप जल्दी से नाव में चढ़ जाता है जो उन्हें अगले स्थान तक ले जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना सके वो देखते हैं कि कई राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। टीम अपने हथियार निकालते हैं और उन प्राणियों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। वो कई दुश्मनों को टुकड़ों में काट कर उन्हें हराने में सक्षम
सक्षम होते हैं, लेकिन कैप्टन जहाज से गिर जाता है और मुश्किल से लटकता है। मैक अपने लीडर को संभलने का मौका देते हुए अकेले ही जहाज की रक्षा करता है और लास्ट मौके पे मैक एक बड़े से पत्थर के खंबे को हमला करता है, जिससे चट्टान गिर जाती है और अंत में राक्षस उनका पीछा छोड़ देते हैं। अब वो आदमी समझाता है कि ऐसा केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि होंग का एक परिवार मर गया है और एक प्रतिशोधी आत्मा बन गया है। रिम जांच करने के लिए होंग के परिवार से मिलने का फैसला करता है। वो होंग के स्थान पे जाता है और देखता है कि उसकी माँ जीवित है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका भाई सो अब मर चुका है और एक प्रतिशोधी आत्मा में बदल गया है। बूढ़ी आत्मा भागने की कोशिश करती है जबकि गार्डियन उसका पीछा करता है। रिम अपने हथियार का उपयोग करके उसे रोकने और पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा पीछे से होने वाले अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार दोनों आपस में भिड़ते हैं और गार्डियंस दूर जाके गिरता है, जिससे वो आत्मा गायब हो जाती है। अब रिम अपने शिकार की तलाश में रहता है और एक सैन्य स्थान पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि सैनिक सो के बारे में बातें कर रहे हैं और उसे भगोड़ा कह रहे हैं। इसे भी अधिक उत्सुकता की बात ये थी कि कैप्टन और उसका साथी कुछ छुपा रहे हैं। रिम सेना के कर्नल का रूप ले लेता है और कैप्टन पे उस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाते हुए सू के बारे में सवाल करने लगता है। हैरानी की बात यह है कि कैप्टन डर के मारे उसी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यही होंग के भाई की मौत का जिम्मेदार है। दूसरी ओर धोखे की देवी द्वारा होंग से पूछताछ की जा रही होती है और वो उस पे अपने सहयोगी के लिए कई झूठे लेटर लिखने का आरोप लगाते हैं, जिस साथी को वो पहले बचाने में असफल रहा था। उसने खुद को लड़की के पिता की जगह पर रख के उसको कई सारे लेटर लिखे थे, जिसमें कई झूठ बोले थे। देवी तुरंत आदमी को सजा देने का आदेश देती है और उसकी जीभ काटने के लिए तैयारी की जाती है। सौभाग्य से रिम अपने साथियों के साथ टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ने में कामयाब रहता है और होंग के इस एक्शन पे तर्क देता है और पता चलता है कि उसने अपनी माँ को भी झूठे लेटर लिखे थे, जिसमें झूठ बोला था कि उसका जीवन कितना महान है और वो कितना अमीर बन गया है। रिम का तर्क था कि वो उन सभी लोगों को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था जिनकी वो परवाह करता है। इस वजह से उन सभी को जीने का आशा मिलता है। अब ये महसूस करके कि होंग ने दूसरों को जीने का कारण देने के लिए ये सब किया, देवी होंग को अपराधों को माफ कर देती है, क्योंकि उसका इरादा कभी दूसरों को चोट पहुंचाने का नहीं था। मुकदमे के बाद रिम होंग से झूठ बोलता है और उसे कहता है कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन अपनी टीम को होंग के भाई के बारे में सच्चाई बता देता है। रिम ये देखने के लिए अतीत में जाता है कि सू की मौत की रात वास्तव में क्या हुआ था और उसे पता चलता है कि उसके साथी डोंग ने गलती से सू को गोली मार दी थी। डोंग ने तुरंत कैप्टन को बुलाया और मरते हुए सू को बचाने की कोशिश करने की बजाय सैनिक ने सू को दफनाने और सबूतों को छुपाने का फैसला किया, ताकि अगले महीने होने वाला उसका प्रमोशन ना रुक जाए। रिम सू के शरीर को देखता है और महसूस करता है कि वो अभी भी मरा नहीं है, जिससे उसे अपने अतीत की यादें याद आ जाती है, जहाँ उसके पिता को भी जिंदा दफना दिया गया था। साथ ही होंग अन्याय के नरक में पहुंच जाता है, जहाँ लोग दूसरों की मदद ना करने के अपराध की कीमत को चुकाने के लिए वर्षों तक जमे रहते हैं। शुक्र है कि एक फायर फाइटर होने के कारण उसे जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे अगले स्थान तक जाने की अनुमति दी जाती है। अब केवल कार के अंदर यात्रा करने के दौरान ये पता चलता है कि उनके लीडर रिम को छोड़ के सभी गार्डियंस की यादें मिटा दी गई हैं। मैक अपने साथी को और कुछ बताने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से होंग को बता देता है कि उसका भाई वास्तव में प्रतिशोधी आत्मा बन गया है। तभी अचानक से केबल कार टूट जाता है, जिससे उसके गार्डियंस लगभग नीचे गिर जाते, लेकिन होंग खुद को संभालने में सक्षम होता है और वो अपने साथियों को मदद करता है। तीनों अंत में विश्वासघात के नरक में पहुंचते हैं, जहाँ एक खूबसूरत देवी उन लोगों का न्याय करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को धोखा दिया है। वो उन्हें शीशे में फंसा के चकनाचूर कर देती है। सौभाग्य से होंग ने अपने जीवन काल में किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया है, जिसके कारण उसे इस स्थान से भी सुरक्षित आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है। इस टाइम में रिम एक नाइट क्लब में प्रतिशोधी आत्मा को ढूंढने में कामयाब रहता है, जहाँ वो उन सैनिकों को मारने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने उसे जिंदा दफना दिया था। फिर रिम तुरंत सू के पीछा करता है और वो शहर में उड़ते हुए हवा में लगातार लड़ते रहते हैं। रिम एक जादुई रस्सी का उपयोग करके उसे इमारत में बांध के उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। गार्डियन आत्मा से कहता है कि उसे पुनर्जन्म लेने के लिए अपने हत्यारों को माफ करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे सू को सिर्फ यही याद आता है कि उसे जिंदा दफना दिया गया था, अगर कैसे उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसको धोखा दिया, जिसके कारण वो चिल्लाता है और एक सोक्वेम क्रिएट करके वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। दूसरी ओर डोंग बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद सू की माँ को सू के बॉडी का लोकेशन देने का फैसला करता है, ताकि वो गिल्टी महसूस ना करे। महिला नक्शा खोलती है और अपने छोटे बेटे के शरीर के लोकेशन को देखती है, जबकि सू अपनी माँ के पीछे से ये सब देख रहा था। अब सू की आत्मा रिम के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने डोंग को माफ करने का फैसला किया है। फिर सू गार्डियन से एक माध्यम की तरह काम करने का अनुरोध करता है, ताकि वो डोंग से आखिरी बार बात कर सके, और वादा करता है कि वो बाद में सभी परीक्षाओं से गुजरेगा। अब आत्मा रिम के माध्यम से बात करती है और सैनिक से कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया है और अतीत के किसी बात पे अपने आंसू ना बहाए। इस बीच
बीच होंग हिंसा के नरक में पहुंच जाता है और उसे एक विशाल छेद दिखाई देता है जिसमें परीक्षा तक पहुंचने के लिए उन्हें उसमें कूदना होगा। होंग उसमें कूद जाता है और एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन मैक अपने साथी को पकड़ने और होंग के पास उतरने में कामयाब रहता है। हालांकि होंग उनकी ओर बढ़ता है और दुर्घटनावश उन्हें गिरा देता है, जिससे वो एक बार फिर से गड्ढे के नीचे गिरने लगते हैं। मैक उन दोनों की ओर जाता है जबकि होंग लड़की को पकड़ने में सक्षम होता है और मरने से पहले की तरह उसे दुर्घटना से बचाने की कोशिश करता है। आश्चर्य की बात यह है कि नीचे पहुंचने के बाद अंतिम क्षण में उनका गिरना तुरंत रुक जाता है। हिंसा की सुनवाई शुरू होती है और अभियोजक होंग पे हाई स्कूल में अपने भाई को पीटने का आरोप लगाते हैं। उस समय उनका परिवार बहुत गरीब था, इसके कारण युवा लड़का कुपोषित से पीड़ित था और वास्तव में लड़ाई के बाद से होंग ने कभी उससे माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो अगले ही पल अपने परिवार से दूर भाग गया था और तब से कभी घर नहीं आया। न्यायाधीश तुरंत फैसला करता है कि वो व्यक्ति अपने ही परिवार के प्रति हिंसा का दोषी है और उसे सजा के रूप में उसे एक गड्ढे में भेजने का योजना बनाया जाता है जहाँ लोगों को लगातार चट्टानों से मारा जाता है। ये देखते हुए कि होंग को सजा सुनाई जाने वाली है, चुन तुरंत जज से सजा रोकने का मांग करती है और कहती है कि अंतिम मुकदमे के साथ वर्तमान मुकदमे को भी देखा जाए, क्योंकि वो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये बहुत रिस्की है क्योंकि अगर अगले ट्रायल में होंग दोषी पाया गया तो गार्डियंस की शक्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। दुर्भाग्य से उस रात लड़ाई में क्या हुआ इसके बारे में सच्चाई का पता चलता है। अपने भाई को अपनी माँ के सामने घुटने टेकते हुए देखकर सू जाग जाता है और जांच करता है तो देखता है कि होंग क्या कर रहा है और पता चलता है कि लड़का तकिया का उपयोग करके अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था। सू तुरंत अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण होंग तकिया गिरा देता है और गुस्से में सू को लगातार मुक्का मारने लगता है। ये पता चलता है कि होंग को अपने जीवन के उस समय में बहुत निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उसका मानना था कि उसकी पीड़ा को समाप्त करने का एकमात्र तरीका मृत्यु है। यही कारण है कि बाद में उसे बहुत ज्यादा दोषी महसूस हुआ और वो घर से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। ये सुनने के बाद गार्डियन निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है कि वो परीक्षा को जीत सके, खास करके अंतिम ट्रायल में जिसे हेल ऑफ फिलाइल इम्पिटी कहते हैं। उसी वक्त रिमसू को उसकी बॉडी की तरफ लाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आत्मा पुनर्जन्म लेने की ओर यात्रा शुरू कर सके। जब वो मिलिट्री कैंप से पहुंचते हैं तो सू ये देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी माँ यहाँ है और वो सैनिकों से उसके बेटे के शव को उसके पास लाने की विनती करती है। सेना का कैप्टन ये देखता है और उस महिला की ओर जाता है और उसके पर्चे को फाड़ देता है और उसे जमीन पे ढकेल देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सू देखता है कि उसकी माँ के ऊपर उसके हथियारों द्वारा हमला किया जा रहा है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जल्दी ही प्रतिशोध की भावना में बदल जाता है जो पहले था। वो बंधनों से मुक्त हो जाता है और गार्डियन को पकड़ लेता है और जबरदस्त पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। सू का गुस्सा इतना तेज हो जाता है कि वो विशाल बवंडर में बदल जाता है जो उस एरिया के सभी सैनिकों को अपनी चपेट में ले लेता है और मृत्यु के बाद का जीवन का द्वार खोल देता है। प्रतिशोध की भावना चारों ओर सब कुछ उलट पुलट कर देती है और बड़े पैमाने पर वहाँ तहस नहस कर देती है, जबकि रिम सभी लोगों को मरने से बचाने की कोशिश करता है। सौभाग्य से मैक पोर्टल के माध्यम से जीवित दुनिया में आ जाता है और सू पे अटैक करके विशाल मूर्ति को तोड़ता है। अब रिम को मौका मिलता है और वो हमला करके सू को एक जादुई रस्सी से पकड़ लेता है और अंत में भगदड़ को रोक देता है। इस बीच होंग का मुकदमा दूसरे छोर से शुरू होता है, क्योंकि राजा यूमेरा खुद मामले के लिए न्यायाधीश बनने का फैसला करता है। अब देवता होंग पे अपनी माँ को मारने की कोशिश करने और बुरी स्थिति में अपने भाई को पीटने का आरोप लगाते हैं। राजा ये भी बताता है कि होंग की माँ को वास्तव में अपने बेटे द्वारा उसे मारने की कोशिश के बारे में पता था, लेकिन वो चुप रही और सारी बातों को अपने दिल में दबा के रखा, जिससे इस आदमी का अपराध और भी बदतर हो जाता है। देवता निष्कर्ष निकालते हैं कि होंग को इस नरक में हमेशा के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने उसे जीवन देने वाले को मारने की कोशिश की है। अचानक पूरा एरिया हिलने लगता है, क्योंकि एक आवाज होंग की माँ से बात करना शुरू कर देती है और ये पता चलता है कि रीम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सू को सपने में अपनी माँ से बात करने की अनुमति दी है और बेटा अपने भाई के लिए माफी मांगता है। सू अपनी माँ से बताता है कि उसके भाई ने अपने किए पे दोषी महसूस करते हुए उस रात के बाद से उनका साथ देने के लिए 15 सालों तक बिना रुके काम किया। आश्चर्यजनक से उसकी माँ कहती है कि उसने अपने बेटे को बहुत पहले ही माफ कर दिया था और अपने बच्चों को ठीक से ना पाल पाने के लिए खुद से माफी मांगती है। होंग ये सुनता है और रोने लगता है, जबकि राजा खुद ये देख के प्रभावित होता है। फिर देवता फैसला करते हैं अब और होंग पे आरोप नहीं लगा जा सकता, क्योंकि पीड़ित ने उसे पहले ही माफ कर दिया है। इस प्रकार उस व्यक्ति को पुनर्जन्म की अनुमति मिल जाती है। होंग ये सुनता है और चून के सामने झुकता है और चमकदार रोशनी में गायब होने से पहले यात्रा में उसकी मदद करने के लिए गार्डियंस को धन्यवाद करता है। अब वापिस नीचे रिमसू को अपना 49वां कैंडिडेट
ब्रेसलेट बनाता है जिसे पुनर्जन्म लेने में मदद करेगा ताकि उसका भी पुनर्जन्म हो सके। अब पूरा ग्रुप राक्षसों के सामने हेलोफिलाइल एम्पटी में प्रकट होता है और वो नरक के राजा का रास्ता खोलने के लिए दुश्मनों पे हमला करते हैं। मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।